तो आप थर्ड टर्म में कमिट कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन सर? अच्छा होगा, एक साथ चुनाव है तो जो भी बोलना है सब लोग बोल लेंगे, उसमें से फिर जो भी अमृत निकलेगा निकल करके आगे बढ़ेंगे। फिर लॉजिस्टिक खर्चा कितना होता है? मैं जब गुजरात में था तो ये इवन मनमोहन सिंह जी के सरकार, उनके समय इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा अफसर मेरे यहाँ से उठा के ले जाते थे ऑब्जर्वर के रूप में। 70-80 मेरे अफसर चले जाते थे और साल में करीब करीब 100 दिन किसी न किसी चुनाव में लगे रहते थे। तो मैं कहता भाई मेरा राज्य इतना एक्टिव राज्य है, मैं 80 लोग चले जाते, मैं करूँगा कैसे? ये बंद करो आप। दोस्तों, साल 2023 के सितंबर महीने में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा एक कमेटी बुलाई जाती है ताकि एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जा सके। और दोस्तों, ये गंभीर मुद्दा होता है वन नेशन वन इलेक्शन। और वैसे तो इस मुद्दे पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन जैसे ही इस कमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आती है तो कई अलग अलग लोगों और राजनीतिक पार्टियों के बीच हमें मिक्स ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है। जहां कुछ लोग इसे एक रेवोल्यूशन और मिरेकल की तरह देख रहे होते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़े खतरे की तरह देखने लगते हैं। इस न्यूज के बाद राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर पे तो ये तक कह दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया इंडियन यूनियन के ऊपर एक अटैक है। और वहीं अरविंद केजरीवाल और बाकी के अलग अलग पार्टीज ने भी इस पॉलिसी का पूरी तरह विरोध किया था। दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर भी आपको ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो इस पॉलिसी की तारीफ करते नहीं थकेंगे, तो वहीं इंटरनेट पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस पॉलिसी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हों। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच एक अहम सवाल ये उठता है कि भला ये वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी क्या है? क्या सच में ये पॉलिसी इतनी रेवोल्यूशनरी है जितना लोग क्लेम कर रहे हैं, या फिर ये पॉलिसी क्रिटिसाइज करने के ही लायक है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पॉलिसी के बारे में साफ और सरल शब्दों में जानेंगे और हम इस पॉलिसी के फायदे और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी बात करेंगे, वो भी प्रॉपर डेटा और रिसर्च के साथ। और दोस्तों, फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि असल में ये पॉलिसी आपके हिसाब से सही है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। और दोस्तों, अब अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आप में से जितने भी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इस आवाज के पीछे कौन है, दोस्तों, तो मेरा नाम है शशांक पांडे और वर्ल्ड अफेयर्स पर अब आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक जितना मेरे वीडियोस को प्यार दिखाया है, जिसके कमेंट्स में अक्सर पढ़ता रहता हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा और आशा करता हूं कि आप भी ऐसे ही हमें और हमारे काम को सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। और अब चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदे या नुकसान की बात करें, पहले समझ लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी आखिर है क्या। और दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें अभी के करंट वोटिंग सिस्टम को समझना होगा। तो दोस्तों, आज के समय में हमारे देश के अंदर मुख्य रूप में 3 तरह के चुनाव होते हैं, जिसमें पहला होता है लोकसभा इलेक्शन, जिससे हम अपने क्षेत्र के एमपी को चुनते हैं और ये एमपी देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। दूसरा होता है स्टेट इलेक्शन, जिसकी मदद से हम अपनी राज्य सरकार का चुनाव करते हैं। और तीसरा होता है पंचायत इलेक्शन या फिर म्युनिसिपल इलेक्शन, जिससे हम अपनी लोकेलिटी की डेवलपमेंट के लिए पार्षद या पंचायत के मुखिया का चुनाव करते हैं। और दोस्तों, अब क्योंकि ये तीनों चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं, तो इसका डेट आपस में ओवरलैप नहीं करता और इसीलिए हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग स्टेट्स में हर समय चुनाव होते रहते हैं। 2019 में जहां महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए थे, वहीं 2020 में दिल्ली और बिहार में, 2021 में वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी में चुनाव हुए, 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव हुए। तो दोस्तों, वहीं 2023 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए। दोस्तों, देश में ही बार बार इन्हीं इलेक्शंस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की बात करती है वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी, जहां ये बात कही जाती है कि हमारे देश में होने वाले इन सारे इलेक्शंस को एक ही समय पर कर दिया जाए, ताकि वोटर्स एक ही समय पर अपने लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव कर सके और ये बार बार इलेक्शन करवाने का झंझट खत्म हो जाए। अब दोस्तों, आज भले ही ये पॉलिसी सुनने में नहीं लगे, लेकिन भारत की आजादी के बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, तब साल 1951 और 1952 में भारत के अंदर चल रहे पहले लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ ही कंडक्ट किया जाता था। और ये प्रैक्टिस 1967 तक इसी तरह कंटिन्यू भी रही। लेकिन फिर भारत की पॉलिटिक्स में कई उथल पुथल हुए और कई स्टेट्स के अंदर सरकार अपने समय से पहले ही बिखर गई, जिस कारण ये साइकिल आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई।
और वैसे दोस्तों 1983 में ही इलेक्शन कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी की थी, बट उस समय इस प्रावधान को उतनी तवज्जो नहीं मिली थी। और दोस्तों आज इसी का नतीजा है कि आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेट्स के अंदर इलेक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब यह सिस्टम पहले ही एक बार फेल हो चुका है तो फिर आखिर वापस से इस सिस्टम को क्यों इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि एक बार फिर से ये सिस्टम फेल नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए अब उन्हें जानते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों अगर हम इस वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को थोड़ा क्लोजली देखें तो आपको समझ आएगा कि इस पॉलिसी के आने से हमें कई बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट है आचार संहिता से होने वाले नुकसान की भरपाई। अब दोस्तों आखिर ये आचार संहिता या जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं वो होता क्या है? तो असल में आचार संहिता जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं ये एक रूल बुक होती है जिसे इलेक्शन कमीशन इशू करता है, और इसी रूल बुक के अंदर लिखे गाइडलाइंस का इस्तेमाल किसी भी इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। अब हालांकि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ही भारत के अंदर इलेक्शन इतने फेयर तरीके से हो पाते हैं, लेकिन इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो जरूरी तो हैं, लेकिन उन रूल से इलेक्शन के समय इंडिया की डेवलपमेंट पर काफी बुरा असर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार किसी भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से लेकर जब तक इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम या कैपिटल प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए जा सकते। और वहीं अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट भी आचार संहिता के दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकती, चाहे वो प्रोजेक्ट देश के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। और दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये सब करने की परमिशन दी जाती है तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने फायदे के लिए वोटिंग के दौरान डेवलपमेंट प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम्स या कैपिटल प्रोजेक्ट जैसी चीजें लॉन्च कर सकती हैं, या फिर रूल्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकती हैं जिससे फिर वोटर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इलेक्शन डेट बाहर आते ही सरकारों से उनकी पावर कुछ हद तक छीन ली जाती है, जिससे एक तरफ जहां इलेक्शन की प्रोसेस सिक्योर होती है तो वहीं दूसरी तरफ इस वजह से देश में डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। और अगर देश के अंदर बार बार इलेक्शन होते रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बार बार आचार संहिता लागू करनी पड़ेगी, जिससे पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट की गति धीमी होती रहेगी। और अगर हम 16th लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो साल 2014 में हो रहे चुनाव के दौरान सिर्फ इस इलेक्शन की वजह से लगने वाले कोड ऑफ कंडक्ट के कारण पूरे 7 महीनों तक डेवलपमेंट का काम रुका रहा, जहां पूरे 3 महीनों तक तो पूरे देश में आचार संहिता लागू थी, तो वहीं 2 महीने झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर में और 2 महीने महाराष्ट्र और हरियाणा में इस कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों वहीं अगर इस वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू कर दिया जाता है तब इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और जहां बार बार आचार संहिता लागू करने की बजाय एक ही बार पूरे देश में इस संहिता को लागू किया जाएगा, और फिर इलेक्शन पूरे हो जाने के बाद सारी विनर पार्टीज अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगी। पॉलिसी के दूसरे बेनिफिट की बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी से देश को हजारों करोड़ रुपए का फायदा भी होगा। और अगर आप पूछेंगे वो कैसे, तो वो ऐसे कि जैसे आपको पता है कि 2019 में हुआ भारत का इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन था, और दोस्तों देश के इलेक्शन में किया जा रहा खर्च हर बार बढ़ता जा रहा है। और जैसे अगर हम आज से सिर्फ 15 साल पहले यानी 2009 की बात करें तो जहां उस समय इलेक्शन में करीब 1115 करोड़ का खर्च आया था, तो वही अमाउंट 2014 तक यानी 5 साल के अंदर ही 3870 करोड़ तक पहुंच गया, यानी सिर्फ 5 साल में ही ये खर्चा 3 गुना बढ़ गया। अब दोस्तों ये तो सिर्फ वो खर्च है जो इलेक्शन कमीशन की जेब से हुआ। अगर हम चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स के खर्चों को देखें तो ये अमाउंट ऑफिशियली 1587 करोड़ है, लेकिन वही न्यूज एजेंसीज का कहना है सिर्फ 2014 के लोकसभा इलेक्शन में करीब 30,000 करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से खर्च किए गए। और दोस्तों 2019 तक तो ये आंकड़ा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की डेटा के अकॉर्डिंग 60,000 करोड़ तक पहुंच गया था। वहीं दोस्तों अगर हम पीछे जाएं तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन के तुरंत बाद कई स्टेट्स जैसे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के अंदर भी इलेक्शंस हुए, जिसमें हुए खर्चों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में करीब 793 करोड़ रुपए खर्च हुए, जम्मू एंड कश्मीर में 110 करोड़, बिहार के अंदर 300 करोड़, तो वहीं गुजरात के अंदर 240 करोड़ रुपए सिर्फ इलेक्शन करवाने में खर्च हुए। दोस्तों अगर आप इन सभी अमाउंट को लोकसभा चुनाव में हुए खर्चों के साथ जोड़कर देखें तो ये अमाउंट
5,313 करोड़ रुपए हो जाता है, जिसका सीधा मतलब होता है कि 2014 से 2017 तक के इलेक्शन करवाने में ही इलेक्शन कमीशन के करीब 5,313 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं अगर हम इस खर्च में भारत के बाकी 24 और राज्यों में होने वाले इलेक्शंस के खर्चों को जोड़ें तो ये अमाउंट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का खर्च है, सिर्फ इलेक्शन करवाने में। और यही कारण है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि इस पॉलिसी के आने के बाद सारे इलेक्शंस अगर एक साथ होते हैं तब पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में सिर्फ 4500 करोड़ रुपए का ही खर्चा आएगा, जिससे पूरे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा, जिन पैसों को बाद में देश के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वहीं दोस्तों अगर हम इसके तीसरे बड़े बेनिफिट की बात करें तो इसका तीसरा बेनिफिट होगा हमारी फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बेहतर यूटिलाइजेशन। दोस्तों आपने इलेक्शन के समय अक्सर ये चीज नोटिस करी होगी कि सिविल सर्वेंट्स जिनका काम आम लोगों के प्रॉब्लम्स को देखना होता है, इलेक्शन के टाइम पर उनकी प्राइमरी ड्यूटीज के बजाय उन्हें इलेक्शन ड्यूटीज में पोस्ट कर दिया जाता है, जिससे ये लोग जिन्हें आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखा गया था वो इलेक्शन के लॉजिस्टिक्स की देख रेख में रह जाते हैं। और यही सेम काम गवर्नमेंट टीचर जैसे प्रोफेशनल्स के साथ भी किया जाता है। और साथ ही दोस्तों इलेक्शन का ये पूरा प्रोसेस बिना किसी धांधली के हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन करीब 1 करोड़ आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करती है, जहाँ इन फोर्सेस को अलग अलग पोलिंग बूथ की देख रेख करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे अगेन इनकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि इनकी ड्यूटी एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए लगती है और एक बार स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों इस वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी की मदद से इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जहां इन फोर्सेस को 4-4 महीनों तो इलेक्शन की ड्यूटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ 5 साल में एक ही बार इलेक्शन की ड्यूटी करनी होगी और बाकी के समय वो अपने काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लग सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स में होने वाली एमएलए और एमपीज की हॉर्स ट्रेडिंग पर भी काफी कमी आएगी और लंबे अंतराल के चुनावों में ये रिवाज कायम हो जाएगा। प्रॉब्लम्स विद वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं तो फिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों ऑपोजिशन में बैठी राजनीतिक पार्टीज ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए? तो दोस्तों इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है और वो ये है कि अभी तक इस पॉलिसी के अंदर ये क्लियर नहीं किया गया है कि अगर समय से पहले किसी स्टेट के अंदर सरकार कोलैप्स करती है तो फिर ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाएगा। क्या उस स्टेट में वापस से इलेक्शंस होंगे या फिर बाकी के समय के लिए उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? और अब क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसका जवाब भी हमें नहीं पता है, इसीलिए इस पॉलिसी का लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में IDFC इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी पब्लिश की है जिसके अनुसार अगर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट किया गया तब इस बात के 77% चांसेस हैं कि लोग सेंटर और स्टेट दोनों जगह एक ही सरकार को चुने। लेकिन अगर इन इलेक्शंस के बीच सिर्फ 6 महीनों का गैप कर दिया जाता है तो ये परसेंटेज गिरकर सिर्फ 61% ही रह जाती है। दोस्तों इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि समय के साथ लोगों के माइंडसेट में बदलाव आना, या फिर लोग जब एक बार किसी पार्टी के लिए वोट करते हैं तब अगर वो उनके काम से खुश नहीं होते तो लोग आगे आने वाले इलेक्शंस में उन्हें वोट नहीं देते, जिससे भी ये नंबर्स चेंज होते हैं। और इसीलिए दोस्तों ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज चाहती है कि इलेक्शंस के बीच अच्छा खासा गैप रहे ताकि जनता के पास सेकंड थॉट का समय हो और वो सही डिसीजन ले सके, और ऐसा करने से देश की डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है। साथ ही में दोस्तों इलेक्शंस को अलग अलग समय पर कंडक्ट करने से सरकार के ऊपर भी कम प्रेशर पड़ता है। जैसे अगर कोई सरकार सेंटर में जीतती है तब उसे लोगों के भलाई के लिए काम करने ही होंगे ताकि आगे आने वाले स्टेट इलेक्शन में लोग उन्हें वोट दे। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से लोगों के अंदर डर है कहीं एक बार इलेक्शन जीतने के बाद सेंटर में बैठी गवर्नमेंट हाथ पर हाथ रख कर न बैठ जाए। वहीं दोस्तों इस वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इसे संभव बनाने के लिए न सिर्फ ज्यादा EVMs यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, बल्कि इसके लिए हमें बेहतर लॉजिस्टिक्स और एक पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हमें ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी से लेकर इंक्स, पेपर्स फॉर इलेक्टोरल रोल्स, वीवीपैट्स, डिजिटल कैमरास और वीडियो कैमरास जैसी बेसिक जरूरतों का भी ध्यान देना होगा। साथ ही दोस्तों अगर इस पॉलिसी को लागू किया जाता है तब शुरुआत में इस सिस्टम के अंदर हर एक स्टेट को सही से फिट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा, तो वहीं कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट के कार्यकाल को हमें पहले ही समाप्त करना पड़ेगा। जैसे अगर उदाहरण के लिए सरकार ये डिसाइड करती है कि साल 2025 में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस एक साथ करवाएगी, तब ऐसे केस में सारे स्टेट्स के अंदर उनकी गवर्नमेंट्स का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। जहां 2019 के आसपास इलेक्शंस हुए, जबकि उन स्टेट्स के कार्यकाल को
5 साल पूरे होने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा जिन स्टेट्स के अंदर साल 2020 से 2023 के बीच इलेक्शंस हुए, ताकि हर एक स्टेट एक ही माले पे पिरोया जाए। और ये बात उन स्टेट्स को कभी गवारा नहीं होगी जिन स्टेट गवर्नमेंट्स को 5 साल से कम रूल करने दिया जाएगा। ऊपर से दोस्तों ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक सवाल खड़ा करेगा। साथ ही दोस्तों इस पॉलिसी को लेकर एक चिंता ये भी है कि अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, सेंटर में बैठी पार्टी को तो फायदा होगा क्योंकि लोग अपने बड़े मुद्दों को देखकर वोट करेंगे, लेकिन इससे स्टेट के अंदर रीजनल पार्टीज जो लोगों के असल प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझती है, उन्हें सही से अपने मुद्दों को रखने का अवसर नहीं मिलेगा, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 83 के और 172 के बिल्कुल खिलाफ है, जिसमें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज को 5 साल का टेन्योर दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे देश के संघवाद यानी फेडरलिज्म के आइडिया के भी खिलाफ है, जहां आर्टिकल 1 में ये साफ किया गया है कि इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट माना गया है और ये पॉलिसी कहीं ना कहीं सेंटर को अधिक पावर देकर इस आर्टिकल 1 को चोट पहुंचा रही है। रिपोर्ट ऑन 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब दोस्तों हालांकि एक हाई लेवल कमेटी ने इस 1 नेशन 1 इलेक्शन पॉलिसी के ऊपर अपनी 18,626 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगे पेश की है, लेकिन जब तक इस पॉलिसी के एग्जीक्यूशन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक इस पॉलिसी को लेकर कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी जानना होगा कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पर एक साथ सेंटर और स्टेट इलेक्शंस कराए जाने की बात चल रही हो, क्योंकि विश्व में ऐसे अन्य भी कई देश हैं जहाँ पर यह रिवाज काफी समय से चला आ रहा है, जिसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका और द फिलीपींस। लेकिन दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पर, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।